हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। बच्चों, स्कूल का एक महीना निकल गया है, तो अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई में। अब छुट्टियों का कोई चक्कर नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारियों में बुरी तरीके से लग जाइएगा, ठीक है। आज का अपना जो पढ़ाई का है वो सेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। पीछे हमने 2 वीडियो आपको बताए हैं। सबसे पहला वीडियो था कि जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग बताया था। दूसरा हमने बताया था कि ट्रांजैक्शन का किस तरीके से असर होता है। नंबर 2 वीडियो में हमने एक आपको प्रॉब्लम करवाई थी न्यूमेरिकल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो ठीक से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा जाके उसको देख लीजिएगा, या समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आगे देखिएगा, तब समझ में आएगा ठीक से। आज का जो हमारा सेशन है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग पढ़ चुके हैं। जनरल एंट्रीज जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज की जनरल एंट्रीज बनाते हैं, और वो क्यों बनाते हैं ये भी हमने बताया था कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बुक्स बिल्कुल इंटैक्ट रहें, उसमें कोई कमी ना हो। वो जो ट्रू पिक्चर दिखाए उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि इधर का खर्चा उधर दिखाया जाए, उधर का खर्चा इधर दिखाया जाए। तो जो जिस साल का खर्चा है उसी पीरियड में दिखाया जाना चाहिए, इसलिए ये एंट्रीज की जाती हैं। तो अब इन एंट्रीज का हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, आज हम ये जानेंगे। जनरल एंट्रीज तो आपने सीख ली, लेकिन आज हम ये जानेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं कौन सी, और उनको किस किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे। अगर इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं, उससे पहले आपने अगर वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो आज का अपना चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज बच्चों होती कौन कौन सी है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सबसे पहली एंट्रीज होती है इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होती है बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है? अदत्त व्यय में जो हमने खर्चे का फायदा उठा लिया है, एक्सपेंडिचर जो हो चुका है लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। क्या होता है? हमने जिसका फ़ायदा उठा लिया है लेकिन हमने उसका पेमेंट अभी नहीं किया है, तो हमारे बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। अब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो खर्चा तो हो गया है मेरा, तो वो कौन सी एंट्री हो सकती है? तो एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले जो सैलरी का, सैलरी एम्प्लॉय की हर पहली तारीख को या 2 तारीख को दी जाती है। अब 31 तारीख तक एम्प्लॉय ने काम किया है, तो उसका काम तो हमने उससे ले लिया, लेकिन अभी तक पैसा उसको पेमेंट नहीं किया है। तो इसको हमें इसको बुक्स में दिखाना होगा, क्योंकि अगर हम बुक्स में नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट एक्सीड कर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के संदर्भ में इसकी एंट्री क्या होगी, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपको पता करनी है कि कौन कौन से इसमें अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है। अकाउंट में हमने 3 तरीके के अकाउंट बताए थे। एक एसेट अकाउंट का कोई हो सकता है, एक लायबिलिटीज अकाउंट का कोई हो सकता है, एक कैपिटल अकाउंट का कोई हो सकता है। तो हमें ये उसमें से ट्रांजैक्शन में से पता करना है कि कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, या कौन सी कैपिटल है, और वो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें हमने एक बात और बताई थी आपको
कि ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम के बारे में। ऑल एक्सपेंसेस कैपिटल से डिडक्ट होंगे और ऑल इनकम कैपिटल में प्लस होंगे। कैपिटल को हमारी को बढ़ाएंगे। अगर हमें फ़ायदा हो रहा है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी। अगर हमें नुकसान हो रहा है, अगर हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। तो कैपिटल में एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और इनकम को प्लस कर देते हैं। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हमने एक्सपेंस तो हो गया है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले कैपिटल में हमारा प्रॉफिट एक्सपेंडिचर होने से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हम कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या आएगी? दूसरी चीज़ ये है कि हमने अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट नहीं किया तो हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी क्या है, ये लायबिलिटी में आएगा। और लायबिलिटी में आएगा तो हमें इसको, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया, तो हम इसको प्लस करेंगे। लायबिलिटी कैसे करेंगे? एसेट का कॉलम होगा, लायबिलिटी का कॉलम होगा और कैपिटल का कॉलम। लायबिलिटी वाले कॉलम में एक कॉलम हम नया बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और उसके नीचे इसको शो करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा। अभी हम जब यहाँ क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है क्या। दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड क्या होता है? पूर्वदत्त व्यय, इसको हिंदी में बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय, जो हम पहले दे चुके हैं। कोई खर्चा ऐसा है जो अभी तक हुआ नहीं है और हमने उसको पेमेंट कर दिया, या पार्सल हुआ है और हमने पूरा पेमेंट कर दिया। पार्सल हुआ है लेकिन हमने उसका पेमेंट पूरा कर दिया है, ऐसे खर्चे होते हैं। कौन सा खर्चा होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम हम खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में एक साल का हम एनुअल प्रीमियम पेमेंट करते हैं। अब एनुअल प्रीमियम पेमेंट करने में मान लो 6 महीने का इधर है और 6 महीने का आगे का है, तो 6 महीने का आपने एडवांस पेमेंट उसको कर दिया है। 6 महीने का आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। तो वो इस साल में ज़्यादा खर्चा आपका दिखा रहा है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसका? सबसे पहले तो आपने जब पेमेंट किया होगा तो कैश आपका डिक्रीज हो गया है। कैश में माइनस कर दो, कैश आपका डिक्रीज हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारी एसेट है, हम इसका फ़ायदा आगे भविष्य में लेंगे। हमने जो पेमेंट आज कर दिया है वो हम आगे उसका फ़ायदा लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, इसलिए ये मेरी एसेट है, तो ये एसेट हो जाएगा। और एसेट में हम इसको प्लस कर देंगे। एसेट में एक नया कॉलम एसेट के कॉलम में बना के, प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉलम बना के, और उसके नीचे इसको शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। नंबर 3 चीज आती है एक्रूड इनकम। नंबर 3 बच्चों आती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का हिंदी में मतलब होता है उपार्जित आय। उपार्जित आय, इसको समझने के लिए कोई ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई है, लेकिन हमको अभी तक उसकी वो मिली नहीं, हमारे अकाउंट में नहीं आई, हमें कैश नहीं मिला, ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। एक इनकम पैदा तो हो गई है लेकिन हमको उसका फ़ायदा अभी नहीं मिला, ना कैश में मिला, ना बैंक में जमा हुआ है, तो वो हमारे लिए एक्रूड इनकम है। तो उसको भी अकाउंट में लाना जरूरी है, तभी फ़ायदा सही आ पाएगा। तो एक्रूड इनकम क्या क्या हो सकती है? सबसे पहले चीज़ जान लो, एक्रूड इनकम क्या हो सकती है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है जो इनकम हो गई है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है। क्या हो सकती है ऐसी इनकम? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था और उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन आपके अकाउंट में अभी नहीं आया, आपको अभी मिला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको अकाउंट में तो लाना जरूरी है। इंटरेस्ट कोई डिक्लेयर हो गया है, कोई कमीशन डिक्लेयर हो गया है जो आपको मिलना चाहिए था
और आपको मिला नहीं है उस डेट तक, तो उसका हम प्रोविज़न करेंगे, उसकी एंट्री एक पास करेंगे जो हमने जनरल एंट्री वो बताई थी। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे इसके बारे में जान लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीज़ें कौन कौन सी इफेक्टेड होंगी। सबसे पहली चीज़ होगी कि इनकम आपकी प्लस हो गई है, इनकम आपकी प्लस हो गई, तो क्या करेंगे, कैपिटल में इसको कैपिटल में प्लस कर देंगे। एक्रूड इनकम, जब इनकम होगी तो हम उसको कैपिटल में। दूसरी चीज क्या आएगी, एसेट। इससे बढ़ जाएगी। एसेट में इसको एक्रूड इनकम हमारी एक एसेट है जो हमें भविष्य में मिलने वाली है, तो उसमें हम एक एसेट साइड में कॉलम बनाएंगे और इसको प्लस कर लेंगे। एसेट साइड में कॉलम बना के इसको प्लस कर लेंगे। नंबर 4 है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं इसको। अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, तो बच्चों क्या बोलेंगे, इसका एक उदाहरण देता हूं। अनुपार्जित आय क्या हो सकती है, आपको ऐसी इनकम मिल गई है जो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आपको उसका पैसा मिल गया है। उपार्जित आय में तो आपकी इनकम हो गई थी लेकिन आपको पैसा नहीं मिला था। अनुपार्जित आय में ऐसी जो आपने सर्विस नहीं दी या और कोई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो एडवांस में आपको मिल गया। आपने गोडाउन रेंट पे हायर की हुई थी और वहाँ से आपको 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया गया। 6 महीने का किराया एडवांस में दे दिया गया, तो वो 6 महीने का किराया क्या हो गया, अनुपार्जित। आपने अभी तक उसको किराए पे उसने फायदा नहीं लिया है, वो फायदा भविष्य में लेगा, तो वो हो गई आपकी अनुपार्जित आय। और इसको ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सबसे पहले तो आपका कैश आपका इंक्रीज हो गया क्योंकि आपको पैसा मिल गया है, और दूसरी तरफ ये लायबिलिटी हो गई आपकी कि आपको उसको अब सेवाएं देनी पड़ेंगी, तो ये भी प्लस हो गया। आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई और आपका कैश भी बढ़ गया, दोनों चीज आपकी प्लस हो गई। ठीक है बच्चों, तो एक्रूड इनकम में इनकम और एसेट प्लस हो गई, और अनअर्न्ड इनकम में कैश और लायबिलिटी आपकी प्लस हो गई। तो ये थे आपके 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब हम इनके बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, आपका फार्मूला हमने एक बताया था, क्या था, एसेट इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल को प्लस कर देंगे तो ये हमारी एसेट हो जाती है। ये फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये हमेशा समान रहना चाहिए। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन का इस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, ऐसा ये फॉर्मूला है। अब बच्चों इसमें हम एक एक ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या क्या है। ट्रांजैक्शन में इधर नोट करता जाता हूँ और उधर। ट्रांजैक्शन में नंबर 1 आया कि स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। क्या इक्वेशन बनेगा, कैश आ गया प्लस हो गया 5 लाख
और कैपिटल आ गई 5 लाख। ठीक बच्चों, जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए लगा के, तो कैश आ गया व्यापार में और कैपिटल बन गई उसकी, दोनों चीज 5 लाख की हो गई और बराबर हो गया। अब आता है नंबर 2, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 इन कैश। कैश में 50,000 रुपए का माल खरीद लिया। क्या क्या चीज? सबसे पहले तो माल खरीदेगा तो क्या होगा, कैश हमारे पास से जाएगा। जब हमने कैश में खरीदा है तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो -50,000 रुपए हम कैश में कर देंगे। फिर क्या होगा, स्टॉक हमारे पास आएगा, परचेज करेंगे तो माल हमारे पास आएगा, तो माल का हम एक नया कॉलम बनाएंगे और इसमें इसको प्लस कर देंगे। ठीक है ना, एक माइनस हो गया, कैश हमारे पास से चला गया, स्टॉक हमारे पास आ गया, हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी। और ये हम टोटल कर देते हैं 450 यहाँ पे हो गया, 50,000 यहाँ पे हो गया और 5 लाख रुपये ये हमारा हो गया, और दोनों तरफ का टोटल बराबर है 5 लाख। तीसरा एक ट्रांजैक्शन आया मेरे पास, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हमने 20,000 रुपए का माल सेल कर दिया। क्या क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले तो एक माल सेल किया तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। दूसरा, अगर हम कैश से सेल करते तो हमारे पास कैश आ जाता, लेकिन हमने कैश में सेल नहीं किया, हमने सेल किया है क्रेडिट पे, और क्रेडिट पे सेल किया है तो हमारे पास हमारे डेटर जो हमें पैसा देने वाले हैं, जो हमें पैसा देने वाले हैं वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला है कि हमने स्टॉक में से माइनस कर दो, -20,000 और +20,000 लीटर। डेटर तो आपको पता ही होगा कि जो हमें पैसा देता है, इसलिए हमें पैसा नहीं दिया, माल ले लिया है, तो लिहाजा ये हमारा इक्वेशन ऐसे ही होता है डेटर्स हमारे, क्योंकि भविष्य में वो हमें पैसा वापस करेंगे। तो ये इसका टोटल आया 4,50,000, 50 में से 20 गया तो 30,000 और 20,000, और ये एज इट इज है 5 लाख रुपीज। टोटल आपका बराबर हो रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपका बराबर आ रहा है, इट मीन्स कि आप सही काम कर रहे हैं। अब हम इन एंट्रीज को ले लेते हैं चारों को। नंबर 1, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 25,000। एम्प्लॉय की सैलरी ड्यू हो गई है, 31 तारीख हो गई है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया है, अब पहली को करेंगे तो 25,000 रुपये का। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने आपको बताया है कि कैपिटल में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं और लायबिलिटी में एक नया कॉलम जोड़ देते हैं। तो क्या है, सैलरी माइनस 25,000 आपके कैपिटल में हो जाएगा, और लायबिलिटी में आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आ जाएगा। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, यहाँ पर +25,000, क्योंकि हमने अभी कैश में नहीं दिया, कैश में दिया होता तो इधर से माइनस हो जाता। अभी हमारी लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये लायबिलिटी में लिखा गया है। ठीक बच्चों, हमारी अभी लायबिलिटी है, हम अभी जमा करेंगे, कल देंगे उसको जब पहली तारीख होगी तब। 30,000,
20,000, ये आपके आउटस्टैंडिंग 25,000 और ये हो गया 4,75,000। इधर का टोटल आपका 5 लाख और इधर का भी टोटल 5 लाख आउटस्टैंडिंग एंट्रीज का। इस तरीके से इक्वेशन पर फर्क पड़ता है, समझ गए। आउटस्टैंडिंग एंट्रीज कैपिटल में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल में से माइनस कर देंगे और नया कॉलम एक बनाएंगे लायबिलिटी में, क्योंकि हमारी लायबिलिटी अभी स्टैंड कर रही है, लायबिलिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, लायबिलिटी अभी हमें पेमेंट करना है, तो 25,000 रुपये। ठीक। दूसरी एंट्री हम लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड पूर्वगत, कि हमने पहले पेमेंट कर दिया किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹10,000, 10,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। ठीक। क्या क्या बच्चों सोचो क्या क्या होगा। एडवांस में पेमेंट करेंगे, सबसे पहले तो कैश हमारा कम हो जाएगा कि हमने पेमेंट कर दिया, और दूसरी चीज़ है कि हमारी एसेट है वो हमारे अगले साल में हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो माइनस ये कैश हो गया 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस का यहाँ एक कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये एसेट साइड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है, तो इसमें हम प्लस 10,000 कर देंगे, ये हमें बाद में फायदा देगा ये। और कैश हमने पेमेंट कर दिया तो ये हमारा हो गया 4,40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 25,000 और 4,75,000। 5 लाख इधर का आ रहा, 5 भी इधर का होगा, 440, 470, 490 और 10 मिला देंगे तो 5। तो ये हो गया आपका 5 लाख। अब ये हमने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड हो गया। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं एक्रूड इनकम की। 6 एक्रूड इनकम, इनकम हमें एक्रू हो गई है, इनकम पैदा कर चुके हैं हम, इनकम प्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन उसका पैसा हमें अभी नहीं मिला है। क्या हो सकती है, हमने कहीं पैसा लगाया था है, उसका डिविडेंड डिक्लेयर हो गया लेकिन हमें उसका पैसा नहीं मिला है, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट रिसीव्ड ₹15,000। कोई डिविडेंड किसी कंपनी ने डिक्लेयर किया है, वो हमें मिल रहा है 15,000 रुपये का, लेकिन हमें मिला नहीं है। क्या क्या दो चीज़ें होंगी, एक्रूड इनकम है, इनकम को क्या करते हैं, सबसे पहले इनकम को हम कैपिटल में प्लस करते हैं, इनकम को कैपिटल में प्लस करते हैं, तो हम प्लस कर देंगे कैपिटल में 15,000। दूसरी चीज़ क्या होगी, ये हमारी क्या है, एसेट है, एक्रूड इनकम हमें मिलने वाली है तो ये एसेट है। एसेट का क्या होगा, एसेट में हम प्लस करेंगे, उसको लिखेंगे एक्रूड इनकम, यहाँ एक नया कॉलम बनाएंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, और ये बनाएंगे आपका प्लस 15,000। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, एक्रूड इनकम का एसेट इनकम, क्योंकि ये हमारी एसेट है, हमको मिलने वाली है, हमको आगे मिलेगी, तो ये एसेट है हमारी, तो 15,000, और कैपिटल में इनकम हमेशा प्लस होती है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। अभी इसको हम प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे मेरा क्या इक्वेशन बना है। 4,40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 and 4,90,000। ये टोटल हो गया 490 + 55 515।
इधर का भी 515 ही होना चाहिए। 440, 30, 470, 490, 515, ये हमारा इक्वेशन चल रहा है। ठीक है ना बच्चों। एक और, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब वो तो इनकम थी कि हमें मिली नहीं थी, ये है इनकम की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल गई, हमको एडवांस में मिल गई, जो हमें नहीं मिलनी चाहिए थी, 6 महीने के बाद मिलनी चाहिए थी, वो पहले मिल गई। तो गोडाउन हमने अपना किराए पे दिया हुआ है, 6 महीने का किराया उसने एडवांस में जमा कर दिया। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,50,000। इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। क्या क्या बच्चों को होगा? सबसे पहले तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें कैश मिल गया है 1,50,000 रुपये का। दूसरा क्या हुआ? दूसरी चीज़, अब हमारी लायबिलिटी हो गई वो, कि हमने अभी उसके बारे में उसकी सेवाएं नहीं दी हैं, अभी हम उसको सेवाएं देनी है, तो हमारा यह दायित्व अभी एग्जिस्ट करता है, अभी हमारी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम लायबिलिटी साइड में इनकम, लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना? 1,50,000। उसी के नीचे लिखना है, जिससे कि समझ में आता रहे कि कौन सी रकम कहाँ क्या होती है ना। इसको भी हम प्लस कर देंगे। एक्रूड इनकम का समझ गए ना, वो अनअर्न्ड इनकम का, कि हमें इनकम मिली नहीं है, वो इनकम हमारी हुई नहीं है, लेकिन हमें पेमेंट मिल गया है। इनकम हमारी हुई नहीं और हमको पेमेंट मिल गया, उसको हमें इक्वेशन में शो करने के लिए कैश में हमारा बढ़ गया है, तो 1,50,000 हो गया, और हमारी लायबिलिटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो लायबिलिटी में हम एक नया कॉलम बना के 1,50,000 लिख देंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे। स्टॉक हो गया 30,000 और डेटर हमारे हैं 20,000 और हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10,000 और हमारे एक्रूड इनकम है 15,000। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे 25,000 और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है हमारा 1,50,000 और हमारी कैपिटल है 4,90,000। बच्चों ये हो गया हमारा, ये चारों एंट्री का इक्वेशन हम कैसे दिखाएंगे ये हमने आपको बताया। अब इसमें वही सवाल पीछे जो हमने किया था कि ये हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दे, तो यहाँ पे हमने आपको बैलेंस शीट इसके टी शेप में होता है, इसको अभी हम केवल आपको टोटल दिखाने के लिए कर रहे हैं। और ये एसेट साइड में कैश आपका आ गया 590, स्टॉक आ गया 30, डेटर आ गए 20,000 और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 और ये एक्रूड इनकम 15,000। ठीक बच्चों, ये तो हो गई एसेट हमारी। लायबिलिटी साइड में है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,50,000 और कैपिटल है हमारी 4,90,000। ठीक है बच्चों, इन दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए और आएगा बराबर 5,665। इधर का टोटल कर लेते हैं, 665 डबल लाइन कर देंगे कि हमारा ये काम बंद हो गया। ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारी एसेट साइड, ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। ये बैलेंस शीट इससे ऐसे बन जाती है बच्चों। बात समझ में आ गई। चारों हमने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में बताया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या होती हैं और उनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो वो हम सब सारी चीज़ आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने ठीक से समझा होगा। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन और करेंगे आगे, 2 पीरियड और अकाउंटिंग इक्वेशन मिलेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। आप भी मेरे साथ लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, गुड डे।